हे गाइस, व्हीकल मैकेनिक का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं हुआ है तो अभी भी MSWDS की तैयारी में लग जाओ, अगर आप व्हीकल मैकेनिक और ट्रैक्टर से हो तो। क्योंकि जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया, उन सभी बच्चों के लिए MSWDS का बेस्ट कंटेंट के साथ न्यू बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ तैयारी करना है, जिससे कि अब की बार आप लोगों का सिलेक्शन 100% मिल सके। उन सभी बच्चों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो MSWDS की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि उन सभी बच्चों को भी MSWDS के बैच और नोट्स मिल सके। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर आप सभी को फिर से अब डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप MSWDS की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सभी को MSWDS के क्लासेस और नोट्स मिलता रहे। दोस्तों, हम MSWDS के कोर्स को 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले थ्योरी, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिससे आप सभी का हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और MCQ क्वेश्चन, यानी कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तब आप सभी का हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि हर टॉपिक से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है और हो भी जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का बेहतर तैयारी करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों का सिलेक्शन है और होगा भी। अब की बार जितने भी बच्चों ने व्हीकल मैकेनिक में गलती किया, सब बच्चों का सपना था कि मेरा 80 प्लस बन रहा है, किसी का 75 प्लस बन रहा है उनका, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं गलती हमारे पढ़ने में थी, और कहीं ना कहीं गलती हमारे अब की टॉपिक हमारा क्लियर नहीं था, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन ही क्लियर नहीं था कि ये पूछ क्या रहा है और इसको बताना क्या है। तो इस तरह से अभी भी ध्यान से नोट्स बनाना सीख लो और पढ़ना सीख लो। चैनल के साथ जुड़ जाओ। आप लोगों को 3 पार्ट्स में कवर करवाऊंगा पूरे कोर्स को, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयार कर सकूं। चैनल के साथ इसलिए जुड़ जाओ। और क्लासेस चल रही हैं, इससे पहले आप क्लासेस देख लीजिए। इससे पहले डीजी जनरेटर के बारे में हम जान चुके हैं, कंक्रीट मिक्सचर के बारे में जान चुके हैं, और ये देखिए 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। आज जो हम पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप लोगों का अब हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो ये देख लीजिए, आज जो हम पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम पॉइंट से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और साथ में नोट जरूर बनाना। जो आप लोगों को, अगर पुराने बच्चे जितने भी, उन सभी को तो बता चुका हूँ, लेकिन जो भी अब नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि पिछला क्लास देख लेना और ये नोट बनाते हुए चलना, क्योंकि एक दूसरे की कड़ियाँ क्लासों की जुड़ी हुई है। पीछे से अगर आप देखते आएंगे तो एक आप लोगों को बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट जानते हैं। पहला टॉपिक में पॉइंट क्या है। इंटरनल कंबशन इंजन फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन में केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे पहले ही क्लास में वैसे बता चुका हूँ कि इंटरनल इंजन में जो होता है फ्यूल का बर्न जो होता है इंजन के अंदर होता है, और एक्सटर्नल इंजन में फ्यूल बर्न जो होता है वो इंजन से बाहर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इंजन में फ्यूल की बर्निंग जो होती है इंजन से बाहर होता है, और इंटरनल में इंजन के अंदर उसको जलाया जाता है चार्ज को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल गैस यूज करते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में बहुत कॉम्पैक्ट होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन हाई प्रेशर और हाई स्पीड पाने के लिए इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों का है इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, इससे हाई स्पीड भी और हाई टॉर्क अच्छे से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरनल कंबशन इंजन में ये देख लीजिए कौन कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल और गैस, ये लिख लो। बट अगर एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात आए तो उसमें कोयला या फिर पानी का को बॉइलिंग करके उसका भाप के रूप में
को उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल कंबसन इंजन के बारे में, तो आप लोगों को पूरा उसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंटरनल कंबसन इंजन में 1859 में आइंस्टाइन लीनियर ने बनाया था। मॉडर्न इंटरनल कंबसन इंजन निकोलस ओटो ने 1876 में क्रिएट किया है, जिससे के साथ साथ बढ़िया होता है क्या, और 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन और कंप्रेशन कंबसन इंजन वगैरह बनता चला गया। आप पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1859 में जो पहले आइंस्टाइन लीनियर के द्वारा इंजन बनाया गया था, ठीक है, बट मॉडर्न टाइप का जो इंजन यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन वगैरह पूछा जाता है अगर, तो निकोलस ओटो के द्वारा बनाया गया, कब, 1876 में बनाया गया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये अधिकतर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए अब थोड़ा हम यहाँ पढ़ते हैं। इंटरनल कंबसन इंजन को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पार्ट्स वगैरह हैं दोस्तों, उसके पार्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, तब आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम इसको पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनल कंबसन इंजन में होता क्या क्या है। देख लीजिए, पहले सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और क्रैंकेस, स्पार्क प्लग, पिस्टन, बल्ब और कूलिंग वाटर जैकेट इंटरनल कंबसन इंजन में होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को इन पार्ट्स के बारे में समझ में आ सके, और ये जो हेल्पफुल होता है दोस्तों आप लोगों का जब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तब भी ये हेल्पफुल आप लोगों के लिए होता है। लेकिन ये तो आप लोगों को भी बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम सिलेंडर ब्लॉक के बारे में जानेंगे। सिलेंडर ब्लॉक जो इमेज में शो हो रहा है, इंटरनल कंबसन इंजन में जब एयर फ्यूल के मिक्सचर को पिस्टन खींचता है तब सक्शन वाल्व खुल जाता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ जाता है। इस मिक्सचर के कंबसन से सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन गति करता है। जब मैंने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन जो पिछले क्लासों में पढ़ाया है क्लासों में, तो वो सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें मैंने बताया है किस तरह फ्यूल एयर का मिक्सचर अंदर आता है सक्शन स्ट्रोक में, फिर किस तरह कंप्रेशन होता है, फिर पावर किस तरह हमें मिलती है और एग्जॉस्ट किस तरह होता है और पिस्टन की स्थिति क्या होती है, सब पूरा डिटेल में एकदम पढ़ा है। तो वीडियो भी जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों ये ब्लॉक के अंदर ही एक सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है, ठीक है, उसी में क्या होता है कि ये सारा कार्य किया जाता है। सिलेंडर ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं और इंजन के सिलेंडर एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। जो भी पार्ट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 3 चीज़ जरूर ध्यान रखिए। अगर 3 चीज़ हर तो पार्ट्स के बारे में अगर जान लिया आपने, तो आप लोगों का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं आएगा इससे रिलेटेड, है ना। पहले आप ये देखिए कि जो पार्ट्स हैं उसकी वर्किंग क्या है, उसके अंदर क्या वर्क हो रहा है। दूसरा आप लोग को ध्यान रखना है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल से इसको बनाया गया है, दूसरा ये। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये कहाँ ज्वाइंट है, आगे पीछे किसके साथ ये ज्वाइंट है। अगर ये 3 चीज़ कॉन्सेप्ट अगर आप साथ में क्लियर करते हुए चले ना, तो आप लोगों को हर टॉपिक और हर क्वेश्चन आप लोगों का आसान हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, सिलेंडर ब्लॉक जो होता है एल्युमिनियम एलॉय का या फिर ग्रे कास्ट आयरन के ये बने होते हैं। ये सब नोट करिएगा, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मेटल हल्की होती है और एनर्जी की अधिक सुचालक होती है, ये एल्युमिनियम एलॉय की बात की जा रही है। मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर एक ही ब्लॉक के साथ कास्टिंग की जाती है। सिलेंडर के इंटरनल फेस वेरी स्मूथ ग्राइंडिंग है होनिंग की जाती है। बड़े सिलेंडर के अंदर लाइनर लगाए जाते हैं। ये ग्राइंडिंग और होनी जब कब की जाती है, या तो हमारा सिलेंडर टेपर हो जाता है, पिस्टन जब उसके अंदर चलता है सिलेंडर के अंदर, तो उसमें फिर घिसावट होती है। घिसावट होने की वजह से क्या होता है, या तो गड्ढे पड़ जाते हैं सिलेंडर के अंदर या फिर टेपर हो जाता है, जिससे कि गैस वगैरह लीक होने का बहुत ज़्यादा वो बन जाता है। इसलिए हमें पावर लॉस होती है हमारी, इसलिए ये इसमें होनिंग या ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है। वरना फिर अगर ये दोनों इस ना हो तो फिर लाइनर लगा दिया जाता है और उस हिसाब से पिस्टन उस साइज का लगाया जाता है उसके अंदर, घिसने पर चेंज किया जा सके। और सिलेंडर ब्लॉक में पार्ट्स और सिलेंडर हेड कहते हैं। आप देख लीजिए, सिलेंडर के ऊपर जो पार्ट्स लगा रहता है उसे सिलेंडर हेड कहते हैं, ठीक है। आप लोगों का हर टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर वाले जो पार्ट्स क्या लगा रहता है, हेड लगा रहता है।
और सिलेंडर हेड में कंबसन चैम्बर होता है और जली हुई गैसें के रिसाव को रोकने के लिए सिलेंडर हेड के बीच पैकिंग का यूज किया जाता है, जिसमें सिलेंडर हेड में बल्ब, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर लगे रहते हैं। एक चीज़ और आप लोग क्लियर कीजिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि फ्यूल जो इंजेक्टर हमारा होता है और स्पार्क प्लग, या तो कोई कहते हैं कंबसन चैम्बर में लगा रहता है, कोई कहते हैं सिलेंडर हेड में, है ना, तो कहाँ लगा रहता है यही कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, बल्ब, स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर जो भी लगा रहता है वो लगा रहता है सिलेंडर हेड में। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा पिस्टन के बारे में जानते हैं। पिस्टन का सबसे मेन रोल है इंजन के अंदर, इसी के द्वारा हमारा पूरा इंजन जो है ड्राइव दिया जाता है पिस्टन के द्वारा। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट्स आप लोगों को जो दिख रहा है ये क्राउन है, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये ऊपर ऊपर का पार्ट्स, ये इसको रिंगलैंड बोला जाता है। और ये जो खांचे खांचे से आप लोगों को दिख रहा है वो इसको क्या, इसको बोला जाता है ग्रूव्स, जिसके अंदर रिंग्स लगाई जाती है। चलिए कौन कौन से रिंग्स लगती है पूरा हम इसके बारे में जानते हैं। इंटरनल कंबसन इंजन में पिस्टन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिस्टन सिलेंडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को करता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा केमिकल एनर्जी जो सक्शन स्ट्रोक में आता है वो पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, जिससे हमें फिर वो क्या होता है, पावर मिलता है। ठीक है, तो इसी को बता रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी और पावर मिलने से ये मैकेनिकल वर्क करता है। मूविंग पार्ट्स होता है क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर, तो नीचे तेज की धक्का लगती है जिससे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ये नीचे जाता है और फिर कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये पिस्टन कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय के बने रहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पिस्टन के ऊपरी भाग को हेड कहते हैं। पिस्टन के परिधि के ऊपरी भाग को रिंग ग्रूव कटे होते हैं और ग्रूव के बीच की दूरी को रिंगलैंड कहते हैं। लास्ट ग्रूव के नीचे लगा पिस्टन स्कर्ट कहता है और पिस्टन पिन को रोकने के लिए स्कर्ट के दोनों तरफ अंदर और बॉस बने होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि जो ये देख लीजिए फिर से, ये जो आप लोगों को बताया ये रिंगलैंड और ये जो खांचे बने होते हैं इसके रिंग ग्रूव बोलते हैं, जिसमें रिंग बैठती है। और इससे नीचे जितना बड़ा भी पिस्टन होता है इसको स्कर्ट बोला जाता है और पिस्टन बॉस ये होल को बोला जाता है जहाँ गजन पिन बैठता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल ही में व्हीकल मैकेनिक में पूछा भी गया, तो आप लोग यही सब क्लियर करते हुए चलिए जिससे कि आप लोगों का गलती कम से कम हो और डीईएस में तो सिलेक्शन 100% मिल सके। और आप लोग को जो हाईलाइट करके बता रहा हूँ वो सब नोट करते हुए चलिएगा और आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। और लोगों तक भी वीडियो को शेयर करते हुए रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, इतने मेहनत और कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पिस्टन की परिधि पर ग्रूव में पिस्टन रिंग लगी होती है और रिंग कास्ट आयरन एलॉय के बने होते हैं। रिंग क्या होता है दोस्तों, कास्ट आयरन एलॉय की बनी होती है और ये कहाँ लगा रहता है, पिस्टन का ग्रूव जो होता है वहाँ पे। पिस्टन रिंग रेक्टेंगुलर काट चूड़ी की तरह गोल होती है और बीच बीच में कटी होती है। रिंग का आउटर व्यास पिस्टन के व्यास से अधिक होता है। पिस्टन में फिट होने के बाद रिंग की परिधि सिलेंडर के दीवार से सटी होती है। जब पिस्टन मूव करता है तो रिंग भी घिसती है और दो प्रकार के रिंग होता है। आप लोगों को मैंने बताया जो जब रिंग घिसती है तो सिलेंडर भी घिसता है। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया सिलेंडर ब्लॉक में जो सिलेंडर होता है वो घिसने के कारण उसमें टैपर हो जाता है, इसलिए लाइनर वगैरह हमें यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। बार बार सिलेंडर ब्लॉक हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए लाइनर का यूज किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए आप लोगों को बताया कि पहले से क्लासेस जितना भी है देखना शुरू कर दीजिए, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा एकदम क्लियर तरीके से। कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग दो प्रकार की इसमें रिंग लगाई जाती है और कंप्रेशन रिंग जो होता है हाई प्रेशर के गैस को क्रैंक के इसमें नहीं जाने देता और ऑयल रिंग जो होता है दीवार पर जितना भी ऑयल होता है उसको हटाकर दोबारा संप में भेज देती है। थोड़ा मैं आप लोगों को डीपली में बता दूं, जो हमारा कंप्रेशन रिंग होता है दोस्तों, जो कंप्रेशन हमारा जो चार्ज आता है अंदर और जो कंप्रेस करके कंप्रेस जब किया जाता है तो हमें पावर मिलता है, वो लीक ना हो इसके लिए कंप्रेशन रिंग लगाया जाता है। वरना अगर कंप्रेशन रिंग लीक होगा तो हमारा पावर लॉस होगा क्योंकि अगर वो घिस जाएगा तो। और दूसरा ये है इसलिए रिंग लगाया जाता है ताकि अगर वो जब गैस लीक होगा तो नीचे ऑयल जो होता है लुब्रिकेशन के लिए तो वहाँ पे वो क्या होता है जलने लग जाएगा। ठीक है,
ऑयल जलने लग जाता है। वरना फिर अगर ऑयल रिंग घिस गया तो हमारा ऑयल जलने लग जाएगा कंप्रेशन रिंग के पास अगर जाता है तो। और जब ऑयल जलने लग जाएगा तो ऑयल का ज़्यादा खपत होता है। ठीक है, ये जब हम कारण वगैरह समझेंगे कि क्या होता है तो उसमें आप लोगों को मैं ये सब समझाऊंगा कि कंप्रेशन लॉस कैसे होता है, फिर ज़्यादा तेल खपत होने का कारण क्या क्या होता है, तो वो सब आप लोगों को डीपली में समझाऊंगा। चलिए कनेक्टिंग रोड के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब कनेक्टिंग रोड क्या होता है। इंटरनल कंबशन इंजन में कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है। हॉट गैसों को एक्सपेंशन में पिस्टन की मिली पावर को क्रैंकशाफ्ट के ट्रांसफर करती है और कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा गजन पिन पिस्टन को जोड़ते हैं। कनेक्टिंग रोड का जो मेन काम होता है वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ना होता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदला जा सके। और कनेक्टिंग रोड का बड़ा हिस्सा क्रैंक पिन से जुड़ा होता है और कनेक्टिंग रोड यूज पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट करता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो जाती है और यह निकल स्टील का बना होता है। क्रैंकशाफ्ट दोस्तों कनेक्टिंग रोड जो हमारा होता है, बिग एंड एक होता है। जो बिग एंड ये देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा दूँ, ये जो है ये बिग एंड है जो क्रैंक पिन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये दो आप लोगों को बताया, देखिए गजन पिन बैठा हुआ है जो इसको बॉस बोलते हैं, जिस होल में ये बैठा हुआ है, और ये गजन पिन है और इसका स्मॉल एंड जो है गजन पिन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जब पिस्टन का होता है तो उसको रोटरी मोशन में क्रैंक शाफ्ट के द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रैंक शाफ्ट के बारे में ही। अब थोड़ा क्रैंक शाफ्ट के बारे में जानते हैं। आप इमेज देख सकते हो, ऐसा होता है क्रैंक शाफ्ट। इंटरनल कंबशन इंजन में क्रैंक शाफ्ट का यूज हम पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में और क्रैंक शाफ्ट के द्वारा कनेक्टिंग रोड के द्वारा चेंज किया जाता है। ये मैंने आप लोग को ऊपर ही बता दिया। ठीक है, ये आप लोग को समझ आ चुका होगा। क्रैंक शाफ्ट के मुख्य भाग में पिन वेव बैलेंसिंग लोड और मेन बियरिंग जनरल्स होते हैं। कनेक्टिंग रोड का बड़ा हिस्सा क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है और क्रैंक पिन की सेंटर की दूरी को हम क्रैंक एरिया कहते हैं। दोस्तों क्रैंक पिन का जो सेंटर होता है, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को क्रैंक एरिया बोला जाता है। और उसका बिग एंड जो मैंने आप लोगों को बताया, बड़ा सा हॉल जो होता है कनेक्टिंग रोड में, वो क्रैंक पिन के साथ जुड़ा रहता है। क्रैंक केस में जो बियरिंग रहते हैं जिसमें क्रैंक शाफ्ट सपोर्टेड रहती है और क्रैंक शाफ्ट के सिरे मेन बियरिंग में घूमते हैं और जनरल्स से जनरल कहते हैं। ठीक है, और जब बियरिंग की संख्या अधिक होती है तो क्रैंक शाफ्ट की जगह की अच्छी तरह चलती है और वाइब्रेशन कम होता है। क्रैंक शाफ्ट के आगे के हिस्से में हैंड लीवर और रन बेल्ट पुली वाइब्रेशन डैम्पर लगे होते हैं और पिछले हिस्से पर फ्लाईव्हील लगा होता है। इसके कहने का मतलब ये है, जो दोस्तों जनरल्स होता है, ठीक है, जनरल्स में बियरिंग के थ्रू जो होता है हमारा कनेक्टिंग रोड जुड़ा रहता है। और कौन सा बियरिंग लगाया जाता है, या तो उसे फ्लैट बियरिंग कहा जाता है या सेल बियरिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लगा होता है। आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए कि क्रैंक शाफ्ट के अगले हिस्से पे जो लगा रहता है फैन बेल्ट पुली वाइब्रेशन डैम्पर वगैरह लगा होता है, जिससे कि आवाज़ को कम किया जा सके। और पिछले हिस्से पर फ्लाईव्हील लगा होता है, जिससे कि हमारा पावर फ्लाईव्हील से प्रेशर प्लेट जुड़ा रहता है और पावर ट्रांसमिट होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट के अगले हिस्से पे लगी रहती है या पिछले हिस्से पे, तो इसलिए पिछले हिस्से पे लगी रहती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगले हिस्से पे लगा रहता है, लेकिन फ्लाईव्हील पिछले हिस्से पे लगा रहता है और वाइब्रेशन डैम्पर अगले हिस्से पे लगा रहता है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन में क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक का निचला भाग क्रैंक केस कहते हैं और क्रैंक शाफ्ट का कैम शाफ्ट के साथ हाउसिंग का काम करता है। यह ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम का बना होता है। क्रैंक केस का निचला भाग संप है और यह फास्ट स्टील एल्युमिनियम का बना होता है। आप लोगों को मैंने बताया जो पहले सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस अलग अलग आते थे, लेकिन आजकल जो इंजनों में है दोनों एक ही में जुड़ा रहता है। और क्रैंक केस के नीचे संप लगा रहता है जिसमें लुब्रिकेशन ऑयल भरा होता है। ठीक है, जो कि एल्युमिनियम एलॉय या प्रेस्ड स्टील के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैम शाफ्ट
अब कैमशाफ्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कैमशाफ्ट का कार्य वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है। कैमशाफ्ट पर कई कैम लगे रहते हैं और सिलेंडर के 2 कैम लगे रहते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट के लिए, ठीक है। इसका मेन काम जो कैमशाफ्ट का यूज होता है दोस्तों, वो वाल्व को ही ओपन और क्लोज करने के लिए होता है। इसमें हर कैम के लिए 2 लोब बने होते हैं, जो एक इनलेट वाल्व को खोलता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने का काम करता है। एंड फ्यूल पंप को भी चलाने के लिए या इलेक्ट्रिक वितरक को चलाने के लिए कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है कि फ्यूल पंप को चलाने के लिए क्रैंकशाफ्ट का से ड्राइव मिलती है या फिर कैमशाफ्ट से ड्राइव मिलती है, तो आप लोग देख सकते हो फ्यूल पंप को ड्राइव जिससे मिलती है वो कैमशाफ्ट से दिया जाता है। और ऑयल पंप को अगर बात करें तो दोस्तों अब क्रैंकशाफ्ट से उसको ड्राइव दिया जाता है। पहले टाइम में इसको कैमशाफ्ट से उसको भी ड्राइव दी जाती थी, लेकिन अब उसको क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव नहीं दिया जाता, यानी कि कैमशाफ्ट से अब क्रैंकशाफ्ट से उसको ड्राइव दी जाती है। कैमशाफ्ट को स्पीड क्रैंकशाफ्ट से टाइमिंग गियर से संबंध रहती है और कैमशाफ्ट के गियर के दांतें की संख्या क्रैंकशाफ्ट के गियर के दांतों की संख्या से दुगनी होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन और जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैमशाफ्ट के दांत जो होते हैं ना, वो क्रैंकशाफ्ट के दुगना होता है, क्योंकि अगर क्रैंकशाफ्ट का 20 दांत हैं तो कैमशाफ्ट में 40 दांतें होते हैं, ठीक है। तो यही इसका कहने का मतलब है कि कैमशाफ्ट का दांतें हमेशा दुगना होता है क्रैंकशाफ्ट के। नेक्स्ट है हमारा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या काम होता है, अधिकतर आपने बाइक वगैरह में देखा होगा स्पार्क प्लग क्या होता है और किस तरह वर्क करता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में स्पार्क प्लग एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आता है तो मिक्सचर कंप्रेस होता है और पिस्टन पर ऊपर आ जाता है। स्पार्क प्लग स्पार्क करता है और पिस्टन नीचे जाता है। ये मैंने आपको 4 स्ट्रोक इंजन में भी डीपली में समझाया है। स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है, जब ये एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में इसको स्पार्क करना होता है, वो उसी टाइम स्पार्क करता है। स्पार्क प्लग इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो 12,000 से 18,000 सेल्सियस वोल्ट का करंट जनरेट करता है। स्पार्किंग होती है जिससे कि कंबशन चैम्बर में फ्यूल जल जाता है, ठीक है। तो ये आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा बल्ब। बल्ब क्या होता है इसको जानते हैं। अब देखिए बल्ब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बल्ब है, इसको ध्यान से देखिएगा। बल्ब एक ऐसी डिवाइस है जो किसी पथ पर खुलता और बंद करता है। इसका यूज इंटरनल कंबशन इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है, ठीक है। और इनलेट बल्ब और आउटलेट बल्ब। इनलेट बल्ब जो होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में आता है, और आउटलेट बल्ब के द्वारा क्या होता है, जो हमारा हॉट गैसेस होता है यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस, उसको बाहर निकाला जाता है। बल्ब की सरफेस बल्ब सेटिंग कितने पे की जाती है, 30 से 45 डिग्री पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बल्ब की फेसिंग कितने डिग्री पे की जाती है, या तो फिर 30 डिग्री या 45 डिग्री, जो भी आपके ऑप्शन में होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, यानी कि आप उस पर टिक मार्क कीजिएगा। इनलेट बल्ब निकल क्रोम स्टील या आउटलेट बल्ब सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इनलेट बल्ब किसका बना होता है दोस्तों, देख सकते हो निकल क्रोम स्टील का बना होता है। और एग्जॉस्ट बल्ब क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। एग्जॉस्ट बल्ब में स्टेम जो होता है, स्टेम में सोडियम भी भरा रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जॉस्ट बल्ब के स्टेम में क्या भरा होता है, तो सोडियम भरा होता है। आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को हर क्वेश्चन भी साथ साथ में डाउट क्लियर करता चलूँगा। और जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको करीबन 1500 से 2000 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और बाहर से तो कोई क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। कूलिंग जैकेट के बारे में हम नेक्स्ट जानते हैं कि कूलिंग जैकेट का यूज क्यों किया जाता है और क्या इसका मेन यूज है। इंटरनल कंबशन इंजन में सिलेंडर के अंदर फ्यूल के अंदर कंबशन इतनी अधिक मात्रा हीट जनरेट होती है कि पार्ट्स का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, और अधिक टेम्परेचर की वजह से इंटरनल कंबशन इंजन में पार्ट्स की खराबी तथा सिलेंडर में दरार पड़ती है। सिलेंडर में कंबशन और टेम्परेचर 1600 से 2800 सेल्सियस हो जाता है। इंजन की कूलिंग नहीं किया जाए तो इंजन खराब हो जाएगा। सिलेंडर ब्लॉक के बीच खाली भाग होता है जिससे पानी भरा रहता है, आप इमेज में देखें। इसका मेन कहने का मतलब है कि जब हमारा
इंजन चलता है तो जब कंप्रेशन होता है दोस्तों इतनी हीटिंग होती है कि अगर कूलिंग ना किया जाए तो या तो इंजन सीज होने का डर रहता है, पिस्टन जाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कूलिंग वगैरह की जाती है ताकि ये ठंडा भी साथ साथ होता रहे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप देख सकते हो 1600 से 2800 सेल्सियस होता है, जो कि जिससे बहुत ज़्यादा इंजन होता है। और सिलेंडर ब्लॉक जो होता है उसके बीच बीच एक खांचे बने होते हैं जहाँ पे पानी को सर्कुलेट किया जाता है। इन दोनों के बीच में जगह होती है जिसमें वाटर जैकेट कहते हैं, और जो जगह इसको होता है ये वाटर जैकेट उसको कहा जाता है जो खांचे से सिलेंडर ब्लॉक के बीच में बना रहता है, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। इसमें ठंडा पानी एक पंप की हेल्प से सिलेंडर के चारों ओर सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। और आउटलेट वाल्व में जाकर फिर यह प्रोसेस चलती रहती है। एक पंप यानी कि वाटर पंप उसे बोलते हैं, वाटर पंप के थ्रू ही क्या किया जाता है, ये इंजन के चारों ओर इसको सर्कुलेट किया जाता है, एक फोर्स के द्वारा इसको सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पूरा इंटरनल इंजन के बारे में जान लिया, यही था पूरा इंटरनल इंजन और इसके पार्ट्स में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, एक बार दोबारा आप इसको पढ़िएगा, अपने आप समझ में आएगा। वरना दोबारा एक बार वीडियो देखिए, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा। डेली पीडीएफ आप लोगों को साथ साथ में इस नोट्स का मिलता है और आप अपने कॉपी में भी नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी जो भी व्हीकल मैकेनिक में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उन सभी को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है बीआरओ से रिलेटेड, पीडीएफ मैंने डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में जो रिजल्ट का है, और वीडियो भी बना दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो MSWDS की तैयारी करना चाहते हैं। पूरा उनको प्रोसेस से इस बार सिलेक्शन दिलाऊंगा 100%, क्योंकि इस बार डीजल मैकेनिक वाले बच्चे नहीं भर सकते, तो जिस वजह से आप लोगों का कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। आपकी 74% गया है कट ऑफ UR का, लेकिन अब आने वाले भी जो MSWDS का कट ऑफ है बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये मौका मत छोड़ना, और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन दबा के हमारे साथ जुड़ जाओ। धन्यवाद।